Assalamu alaikum. Dear students, this is lesson number 20, chapter number 5. This is the second lecture on the chapter number 5. Before this lecture, we studied about the air pollution and introductory session about the pollution and ethics. The title of the chapter is also known as Ethics and the Environment, and today we are going to learn about water pollution and land pollution and depletion of the resources. So let's start first on the water pollution. The contamination of water sources is an old problem, and that has been with us since civilizations began using water to dispose of its waste and sewage. बेसिकली वाटर पोल्यूशन जो है वो एक ओल्ड फिनोमिना है और जब से इंसानों ने ज़िंदगी गुजारनी शुरू की है, इंसान हमेशा अपनी सफाई सुथराई के लिए अपने एनवायरनमेंट को, इर्द गिर्द के माहौल को, घर को साफ रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करता आया है, अपने जानवरों के लिए, उनको नहलाने के लिए, और इन तमाम तरीक़ों से जो भी इंसान काम करता रहा है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, टेंड्रीज हों, हर सूरत में जो भी काम करता रहा इंसान, वो बेसिकली जो है सबब बनता रहा है वाटर पोल्यूशन का, यानी कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. तो डिफरेंट एंगल से जो भी यूज़ है वो पानी का इंसान करता है, वो अल्टीमेटली उसमें पोल्यूशन का सबब बनता है और इंसानी ज़िंदगी और दूसरे जो जानदार हैं उनकी सेहत और ज़िंदगी की तबाही का सबब बनता है. Organic waste, largely untreated human waste, sewage and industrial waste from processing various food products from the pulp and paper industry and from animal feedlots. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पानी के अंदर शामिल होती हैं, जिसकी वजह से पानी आलूदा होता है और पानी आलूदा होने की वजह से डिफरेंट किस्म की बीमारियां और एनवायरनमेंट को ख़राब किया जाता है. और इसमें जो रोल है उसमें इंडस्ट्री लेवल पे भी रोल है और इंडिविजुअल लेवल पे भी रोल है. What are the major types of water pollution? वाटर पोल्यूशन की कौन कौन सी ख़ास टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स हैं. उनमें एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी हमने देखा पीछे कि ह्यूमन वेस्ट जो है, एनिमल वेस्ट जो है, बैक्टीरिया, ऑयल. उसके बाद इनऑर्गेनिक पोटेंट्स such as salt, brines, acids, phosphates, heavy metals, asbestos, PCBs, radioactive chemicals. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वाटर पोल्यूशन का सबब बनती हैं. ख़ासकर जब इंसान इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, मरकरी या कंटेमिनेटेड फ़िश का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी चीज़ें जो हैं इंसान के दिमाग को डैमेज करती हैं, फिज़िकली डैमेज करती हैं, इंसान को पैरालाइज कर सकती हैं, डेथ तक ले जाती हैं. और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसान की डेली लाइफ रूटीन में इंसान इस्तेमाल करता है, खाता है, जिसकी वजह से इंसान को डिफरेंट किस्म की जल्दी बीमारियां और दूसरी चीज़ें जो हैं वो लाहक हो जाती हैं. उसके अलावा वाटर पोल्यूशन के अंदर बहुत सारे जो ऑयल स्पिल्स हैं, form of water pollution whose occurrence become more frequent as our dependence on oil increased. Oil spills results from offshore drilling, discharge of sludge from
oil tankers and oil tanker accidents. वाटर पोल्यूशन की एक और बड़ी वजह तेल जहाँ से निकाला जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, फिर इसकी ट्रैवलिंग है, फिर इसकी जो तरसील है, ये तमाम जगह पे जहाँ जहाँ तेल बिखरता है एक्सीडेंट होते हैं, या समुद्रों के अंदर कई दफ़ा जहाज जो तेल लेके जा रहे होते हैं वो तबाह हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, और वो सारा का सारा तेल जो है वो पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर मिक्स होता है, जिससे लाखों करोड़ों की तादाद में जंगली हयात जो है वो मुतासर होती है। उसके बाद फिर वो अगर साल के करीब है तो वो साल के करीब जब जो है वो पानी पहुंचता है, पोल्यूटेड पानी, उसकी वजह से इंसानों को भी उससे सफ़र करना पड़ता है। इन 2002 इसमें एक एग्जांपल दी गई है, द प्रेस्टीज सैंक ऑफ द स्पेनिश कोस्ट स्पिलिंग 6,16,000 barrels of oil and carrying 20 million gallons of oil drawn with it into the sea. In 2004, a storm drove an oil carrier into the rocks of the Aleutian Islands, Alaska, causing it to disengage and release 337,000 gallons of oil. ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जहाज जो हैं वो समुद्र में, दरियाओं में गर्क हुए, जिसकी वजह से पानी जो है पोल्यूटेड हुआ और इंसानी ज़िंदगी को उसका जो है वो नुकसान पहुंचा। The contamination produced by oil spills is directly lethal to sea life, including fish, seas, plants, and aquatic birds. It required expensive cleanup operations for residents and imposed costly losses on nearby tourist and fishing industries. लिहाजा जो ऑयल की तरसील है या ऑयल की ड्रिलिंग है, ये जो है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है ऑफ वाटर, और वाटर पोल्यूशन जो है उसके अंदर इसका बड़ा रोल है। और इंसान जो है वो क्योंकि इसकी तेल की बढ़ती ज़रूरियत के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, और सबसे सस्ता और चीप कैरियर जो है वो शिप हैं, जहाज लेके तेल लेके जाने के लिए। और अक्सर जब ये तेल लीक होता है या टैंकर तबाह होते हैं समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, या जहाज गर्क हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंसानों को ये पोल्यूशन की सूरत में फेस करना पड़ता है। इसके अलावा इन लास्ट 50 years ago, in the past, the ocean have been used as disposal sites for intermediate and low level radioactive waste. पुराने वक्तों में कुछ सालों पहले जो है वो बहुत सारी मिक्स्ड वेस्टेज के लिए जो है लोग ये कूड़ा करकट वगैरह जाकर अपने साले समुद्र के ऊपर फेंक आते थे, और ये एक आम एग्जांपल थी। Oceanographers have examined sweater and found trace of plutonium, cesium, and other radioactive materials that have apparently leaked from the sealed drums in which radioactive wastes are disposed. लिहाजा साइंटिस्ट ने बहुत सारे जगहों पे ये पाया कि डिफरेंट किस्म के केमिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से साले समंदर के ऊपर भी जो है वो लोगों को डिफरेंट किस्म के केमिकल्स के निशानात मिले हैं, और जो कि पानी के अंदर मिक्स होकर पोल्यूशन का सबब बनते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं जो कि पोल्यूशन का सबब बनती हैं। अभी ये जो फिगर है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, टुडे अबाउट 884 million people in the world lack access to safe drinking water. अब ये 884 मिलियन से भी आज अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बहुत बड़ी फिगर होगी जिन तक साफ पानी नहीं पहुंच रहा। अपने ही अगर हम मुल्क की एग्जांपल लें, एक जनरेशन पीछे चले जाएं 40-50 साल, तो हमारे शहरों के अंदर और गाँव के अंदर जो है, स्पेशली गाँव के अंदर पानी का बिल्कुल कोई मसला नहीं था, बिल्कुल साफ पानी अवेलेबल था, और ये मिनरल वाटर और दूसरे ये कंसेप्ट तक नहीं थे। लेकिन यकायक आपने देखा पिछले 10-15 सालों में, 20-25 सालों में, शहरों में भी और गाँव में भी पानी सारा का सारा पोल्यूटेड हो चुका है। लोग मजबूर हैं फिल्टर्ड पानी पीने के लिए, लोग मजबूर हैं कंपनियों के मिनरल वाटर जो हैं उनको पीने के लिए, और कहीं पे भी पानी जो है वो मीठा पानी दस्तयाब नहीं है जिसकी जो काउंट है वो बैलेंस हो और आम इंसान जो है वो सेहतमंद इंसान पी सके। लिहाजा और ये वक्त के साथ साथ ये पोल्यूटेड वाटर जो है वो बढ़ रहा है, और वो कंट्री जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, जहाँ पे टेंट्रीज ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
How much does water pollution cost us, and what benefits might be expected from its removal? The US Office of Management and Budget estimates that an average in each of the year between 1992 to 2002, clean water regulation cost between 2.9 and 2.4 billion, and products benefits in the form of pollution costs avoided regard ranging somewhere between $8 and $1 billion, not counted important non-quantifiable benefits. अब यूएस डिपार्टमेंट ने ये फिगर्स कोट की हैं कि 1992 से लेकर 2002 तक जो है वो कास्ट इतनी आती है और इसके बेनिफिट जो है वो इस लेवल पे होते हैं। इन सम अप अगर हम करें तो वाटर पोल्यूशन के अंदर जो कि डिफरेंट किस्म के इंसानी फजलात से पैदा होती है, ह्यूमन प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, उसके अलावा ऑयल ड्रिलिंग की वजह से, ऑयल ट्रैवलिंग की वजह से, शिप्स के एक्सीडेंट्स की वजह से पैदा होती है। उसके अलावा कोस्टल हाईवेज के ऊपर जो साहिल हैं उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंकने की वजह से जो पोल्यूशन पैदा होती है, ये भी इंसानी ज़िंदगी को तबाह करने का सबब बनती है। और बहुत सारे इंसान जो हैं वो हर साल पानी से लगने वाली बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस वगैरह उसका शिकार हो जाते हैं। और ये जो हेपेटाइटिस की बढ़ती हुई तादाद है, जो लोग हेपेटाइटिस के पेशेंट बन रहे हैं, उसके अंदर मेन सोर्स इंसानों का गंदा पानी पीना है या गंदे पानी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेना और बहुत सारे नॉन सीरियस किस्म के स्टेप्स उठाना, जिसकी वजह से हमारा पानी फर्दर जो है वो कंटेमिनेटेड हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। और हम इवन के वी आर यूजिंग द फिल्टर्स, different types of filters, but those filters are not on that quality which providing you the purified water. We are actually compromising on our life. So अगर हमें सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है तो हमें अपनी इंडस्ट्री को, अब इंडिविजुअल हैबिट्स को ये बदलना होगा और इंडस्ट्री को मजबूर करना होगा कि वो पानी जो ड्रेन करती है वो साफ सुथरा होना चाहिए। जैसा कि ये कसूर के पास डिफरेंट लेदर की टैंडरीज हैं या सियालकोट के पास, वजीराबाद के पास लेदर की टैंडरीज हैं, तो ये केमिकल और पोल्यूटेड पानी जो है वो ड्रेन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इर्द गिर्द रहने वाले बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, फसलें नहीं उग पाती, जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। और ये सारे के सारे इंडस्ट्री की तरफ से जो पानी पोल्यूटेड किया जाता है उसकी वजह से। और फिर हम जो इंडिविजुअल हमारी हैबिट्स हैं कि हम कूड़ा करकट जो है पानी में फेंक देते हैं, तालाबों में फेंक देते हैं, नदी नालों में फेंक देते हैं, चलती नहरों में फेंक देते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स का रिएक्शन होने के बाद जो है वो पानी हमारा इस काबिल नहीं रहता इवन के फसलों को भी लगाया जा सके। इवन कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं जो सिटीज के सराउंडिंग में है, वहाँ पे जो ये गटरों का पानी लगाया जाता है, इसकी वजह से सारी की सारी बीमारियां पैदा होती हैं। हम पानी डायरेक्टली अगर नहीं ले रहे तो हम ये वेजिटेबल्स के थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू, एनिमल मीट के थ्रू जो है ये पोल्यूटेड पानी का इम्पैक्ट जो है अपनी लाइफ के ऊपर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। लिहाजा हमें ये मेजर्स उठाने चाहिए इफ वी वांट टू सेव आवर जनरेशंस एंड टू अवॉइड द फर्दर इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन आवर लाइफ। उसके बाद जो थर्ड वन जो डिमेंशन ऑफ पोल्यूशन है वो है लैंड पोल्यूशन। इससे पहले हमने एयर पोल्यूशन देखा, वाटर पोल्यूशन देखा, और अब हम लैंड पोल्यूशन की तरफ आते हैं। लैंड पोल्यूशन इज आल्सो सीरियस इशू hazardous and toxic substances are those that can cause an increase in mortality rates or irreversible or incapacitating illness, or those that have other serious adverse health or environmental effects. Toxic substances that have been released on land include accident chemicals, inorganic metals such as mercury and arsenic, flammable solvent, pesticides, लाइक दैट। ये वो तमाम चीज़ें हैं, इस तरह के मादे हैं जिसकी वजह से लैंड के अंदर जो है वो पोल्यूशन पैदा होती है। जहरीले मादे जो हैं वो पोल्यूशन पैदा करने का सबब बनते हैं। उसके बाद कोयल ऐश, ये जो धुआं है, कोयले से निकलना हुआ धुआं, इसके अंदर जो कार्बन है, ये एक बहुत बड़ी सबब है पोल्यूशन का। And coal-fired power plants that collect the ash before it escapes through exhausted stocks
contains several toxic metals and other cancer causing wastes. अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो कोल के प्लांट्स हैं, ये इससे पहले बहुत सारे मुल्कों में लगाए गए थे। चाइना में ये लगाए गए, और चाइना के अंदर जो जब ये कोल के प्लांट ये बीजिंग के मुल्का एरियाज में लगाए गए, तो वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट ने नोट किया कि लोगों की एवरेज लाइफ जो है वहाँ 5 साल कम हो गई, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंसर के और दूसरे जल्दी बीमारियों के पेशेंट बनना शुरू हो गए। और उसके पीछे वजह ये थी कि जब कोल के प्लांट चलते थे तो वो जो जहरीले मादे निकलते थे, लैंड के अंदर भी जाते थे और एयर के अंदर भी जाते थे, उसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी जो है वो सीरियस लेवल पे जाके डिस्टर्ब हो गई थी, और जितनी भी हमारी वहाँ पे नेचुरल लाइफ थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह गई थी। फिर उन्होंने उखाड़ के फेंक दी और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गए। और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वही प्लांट जो है वो खरीद के हमारे साहिवाल और 2-3 जगहों के ऊपर जो है कोल के प्लांट लगा दिए हैं, और वो हम अब सफ़र करना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं मुसलसल पोल्यूशन पाकिस्तान में बढ़ रही है, बड़े बड़े शहरों में बढ़ रही है। एक तो हम कोयला बाहर से खरीद कर रहे हैं, वो महंगा में पड़ रहा है, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को खुद ही तबाह कर रहे हैं, और इसको मुसलसल अपने लिए एक दर्द-ए-सर जो है वो बनाते जा रहे हैं। उसके बाद about 70,000 different chemical compounds are currently being used in the United States, of which well over 1,000 are probably toxic. 70,000 के करीब डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जो है सिर्फ अमेरिका के अंदर, जस्ट इन अमेरिका के अंदर यूज हो रहे हैं, और जिसमें से मोर देन 1,000 केमिकल्स ऐसे हैं जो कि जहरीले हैं और ज़मीन को जो है तबाह कर देते हैं। उसके बाद बेंज इज़ अ कॉमन इंडस्ट्रियल केमिकल, ये भी केमिकल है। उसके बाद वनाइल क्लोराइड जो है ये भी केमिकल है। ये वो केमिकल है जो इंडस्ट्री में रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, और रूटीन में इस्तेमाल होने की वजह से ये हमारी जो लैंड है उसकी सरफेस के ऊपर बहते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ते हैं, और उस ये रिजल्ट क्या आता है, which is released in small amount when plastic products deteriorates, cause liver damage, birth एमोइल्स, लिवर, रेस्पिरेटरी, ब्रेन एंड लंग कैंसर्स। अब ये तमाम जो कैंसर्स हैं, बोन डैमेज कैंसर, मोर्टेलिटी लाइक दैट, ये सारे के सारे जो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं वो हमारी जो लैंड है उसके सरफेस के ऊपर टच करने की वजह से, वहाँ पे फेंकने की वजह से ये चीज़ें जो है मुसलसल पैदा होती हैं। उसके बाद लैंड पोल्यूशन जो है उसमें एक बड़ी चीज़ जो है वो है सॉलिड वेस्ट, ये जो कूड़ा करकट है। Americans today produce more residential garbage than do the cities and citizens of any other country in the world. सबसे ज्यादा कूड़ा करकट फेंकने वाले जो लोग दुनिया में हैं वो हैं अमेरिकन्स। Each year people living in US citizens produce 250 million tons of municipal solid waste, enough to fill a 226,000 miles long convoy of 10 tons garbage trucks about the distance from the earth to the moon. यानी इतना ज्यादा कूड़ा करकट फेंकते हैं, अगर ट्रक्स में लादा जाए, उनकी एक लाइन बनाई जाए तो जमीन से चांद तक एक लाइन बन जाएगी ट्रक के कूड़ा करकट की। इतने ज्यादा अमेरिकन जो है वो कूड़ा करकट फेंकते हैं, और ये बिग सोर्स है लैंड पोल्यूशन का। अगर हम इसको रैप अप करें कि कौन कौन से लैंड पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, मेजर टाइप्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, उनमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीली जो मादे हैं, उनमें एसिड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, और पेनॉल्स हैं। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट है, रेजिडेंशियल गार्बेज, कूड़ा करकट घरों का, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाली वेस्ट जितनी भी है, कटिंग है, मटेरियल निकाला, कूड़ा करकट निकाल के बाहर फेंक दिया। एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये जो हम आग शाग लगाते हैं ज़मीन के अंदर, धुआं जो एयर पोल्यूशन भी बनती है, और फिर ज़मीन के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं फसल बढ़ाने के लिए, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, खादें इस्तेमाल की जाती हैं, ये भी लैंड पोल्यूशन का सबब बनती हैं। फिर वेस्ट हाई लेवल, सीशियम, स्टोनियम, प्लूटोनियम, और इस तरह के दूसरे बहुत सारे केमिकल हैं जो लो कंटामिनेटेड हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं लैंड को और उसकी प्योरिटी को। उसके बाद फिर न्यूक्लियर वेस्ट है। न्यूक्लियर वेस्ट जो है आप वो भी जानते हैं, न्यूक्लियर वाटर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंटेन्स रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, रेडिएशन डिफरेंट किस्म का मटेरियल शामिल होता है, इंक्लूडिंग नॉन सच एज स्टोनियम,
90, cesium 137, barium 140 اینڈ لائک سو آن. یہ ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز ہیں جو کہ مل کے جو ہے وہ نیوکلیر ویسٹ کا سبب بنتے ہیں, اور جہاں جہاں پہ بھی یہ پلانٹ لگے ہیں نیوکلیر کے, وہ اس ویسٹیج کو باہر نکالتے ہیں اور زمین کے اندر دبائیں یا زمین کے اوپر رکھیں, ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, ہر انسان کے لیے یا ہر لیونگ کریچر کے لیے. نیوکلیر پاور پلانٹ ویسٹ آر آف تھری مین ٹائپس: ہائی لیول ویسٹ. High level waste emits grams rays that can penetrate all about the thickest soldering. ڈفرنٹ قسم کی ٹرمنالوجی ہے ٹیکنیکل, اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے, اس کو نظر ماریں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. اگر آپ اس کو نہیں بھی دیکھیں گے اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز کو, لیکن آپ کو مدعا سمجھ آ جانا چاہیے کہ نیوکلیر پاور پلانٹس جو ہیں دیٹ آر دا بگیسٹ سورس آف لینڈ پولوشن. اچھا, اس کے بعد یہ جو پولوشن ہم نے 2-3 طرح کی پڑھی ہے, اگر ہم while the United States generates about 20% of its electricity which nuclear plants, امریکن جو ہیں وہ اپنی ٹوٹل بجلی کا 20% جو ہے وہ نیوکلیر پلانٹ سے پوری کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ از اے ون آف دا بگیسٹ source of nuclear based pollution. Other countries having a much higher stake to nuclear power. اب اس کے علاوہ دوسرے ملک جو اس سے بھی زیادہ, فرانس جو ہے وہ 96% اپنی بجلی جو ہے وہ نیوکلیر پلانٹ سے حاصل کر رہا ہے. بیلجیم جو ہے 54%, آرمینیا 44%, ہنگری 37%, سلوواکیا 56%, سلوونیا 42%, سویڈن 42%, سوئٹزرلینڈ 39% اینڈ یوکرائن 47%. اب یہ سارے ملک جو ہیں وہ نیوکلیر پلانٹس کے تھرو بجلی جنریٹ کریں گے. جب یہ سارے بجلی اس کے تھرو جنریٹ کریں گے, پاور کریٹ کریں گے, تو الٹیمیٹلی یہ پولوشن کا سبب بنے گا, اور لینڈ پولوشن جو ہے وہ بڑھے گی. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے ڈپلیشن آف اسپائسز اینڈ ہیبیٹیٹس. اب جب یہ ہم انوائرمنٹ کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس آف کی پولوشنز آتی ہیں, لینڈ پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, ایئر پولوشن ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری جو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ قسم کی مخلوقات کریچرز پیدا کی ہیں, اسپائسز پیدا کی ہیں, وہ اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم دیا ہوتا ہے ہر اپنی کریشن کو, وہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہیومن ایکٹیویٹیز has rendered dozens of plants and animal spices extinct. Since 1600s, at least 96 known species of mammals and 88 major identifiable species of birds are known to have become extinct. بہت سارے جانوروں کی یعنی کہ 88 جو ہیں وہ جانوروں کی ڈفرینٹ نسلیں, اور برڈز کی جو ہیں وہ بھی برڈز کی 88 اور میملز کی 96 ڈفرینٹ قسم کی جو نسلیں ہیں اور طبقات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, کیونکہ pollution کے different effects کی وجہ سے. Several hundreds more species such as whales and salmon today find themselves threatened by commercial fishing. ابھی جو لوگ جہازوں میں سمندروں میں جا کے فش پکڑتے ہیں اور اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے, سیل کرتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان میں بڑی فشز جو ہیں ویل ہے اور اس کے بعد سیلمن ہے, ان کی بھی ناپائید ہونے کے خدشات بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی ان کا جو نیچرل ماحول تھا, جو ایکولوجیکل سسٹم تھا, وہ انسانوں نے اپنی ضرورت کے تحت ایسا ایسا جو ہے وہ تباہ کر دی. فارسٹ ہیبیٹیٹس on which the bulk of spices depends are also being discriminated by the timber industry. لکڑی کاروبار کرنے والے لوگوں نے جنگل کاٹ دیے ہیں, فارسٹ کاٹ دیے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سی چھوٹی چھوٹی حیاتیات جو تھی وہاں پہ رہتی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. Between the year of 1600 to 1900, half of the forest land area in the United States was cleared. 300 سالوں میں آدھے جنگلات امریکہ میں ختم کر دی گئے. اگر امریکہ میں یہ سچویشن ہے, what about the our countries which are much careless about the forest and the green energy. اس لیے یہ جو پولوشن ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہت ساری جو حیاتیات ہیں اور ریسورسز ہیں اور وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ڈپلیشن آف فوسل فوڈز, کوئل وغیرہ جو ہیں, یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ایسے ایسے ختم ہو رہی ہیں پولوشن کے سبب کی وجہ سے, لوگوں کی یوز کرنے کی وجہ سے. ڈپلیشن آف منرلس, یہ بھی ختم ہو رہے ہیں.
ایسا ایسا کیونکہ لوگ وہاں سے نکال رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری پولوشن جو ہے وہ بھی پیدا ہو رہی ہے. ڈپلیشن آف نان رینیویبل ریسورسز, بہت سارے نان رینیویبل ریسورسز جو ہیں ان کی ڈپلیشن ہو رہی ہے. سیورل اسپائسز, یعنی بہت سارے حیاتیات جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. ہیو لاس ہیبٹس اینڈ بیکم ایکسٹینڈ, اپنے ایکولوجیکل سسٹم جو ہے, جو ان کا رہن سہن ہے, قدرتی طور پہ وہ انسانوں نے ختم کر دیا ہے یا ختم کرتے جا رہے ہیں. وہ جو ساری کریچر ہے وہ ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہے. نیچرل ریسورسز ڈپلیشن ایٹ پیک ریٹ اینڈ ایکسپینشن ریٹ, نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. فوسلز جو ہیں ان کی ڈپلیشن ہو رہی ہے. کوئل لائکلی اسپیکس ان 150 ایئرس ختم ہو جائیں گے. نیچرل گیس جو ہے وہ 30 سے 40 سالوں کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آئل بٹوین 2010 ٹو 2040 بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اور منرل ڈپلیشن, کاپر اینڈ مرکری پیکس ان اباؤٹ 2100 aluminum during 21st century. Indium and autonomy is about 10 years. Tantalum is 20 to 116 years. یہ ایسا سا ریسورسز جو ان کی ڈپلیشن جا رہی ہے, اور جیسے یہ ریسورسز ڈپلیشن بڑھے گی ویسے ویسے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر پولوشن جو ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا. Ethics of the pollution controls. For countries, business institutions are able to ignore their impact on the natural environment and indulgence created by a number of causes. اب جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں, ان میں امریکہ ہے, جاپان ہے, چائنا ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں جو پروڈکشن کرتے ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ میجر پارٹنر ہیں پولوشن کے اندر. چاہے وہ واٹر پولوشن ہے, چاہے ایئر پولوشن ہے, چاہے لینڈ پولوشن ہے. اور ان کے ملکوں میں کام کرنے والی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اس کا سبب ہیں. مثال کے طور پر ڈو پونڈ ایک پینٹ بنانے والی کمپنی ہے ویسٹ ورجینیا کے اندر, that has been dumping 10,000 tons of chemical waste each month into the Gulf of Mexico until it was forced to stop. 10,000 ٹن کیمیکل ویسٹ ہر مہینے ڈو پونڈ جو پینٹ بنانے والی کمپنی تھی وہ ڈمپ کر دیتی تھی گلف آف میکسیکو. تو اس طرح کی سچویشن میں آ کے جو ان ایتھیکل پریکٹسز بڑے بڑے انڈسٹریز کرتے ہیں, بڑے بڑے مینوفیکچرنگ یونٹس کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اس ایریے کے اندر, اس علاقے کے اندر جو ہے وہ پولوشن ریٹ بڑھتی ہے, اور سالڈ جو چیز ویسٹ جو ہے اس کی وجہ سے بھی انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ایتھیکلی یہ جو ہے غلط ہے. یہ بہت ہی ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں کہ آرگنائزیشن اپنی پروفیٹیبلٹی کے لیے اپنی پولوشن پھیلائیں اور انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیں. کیونکہ اگر سی ایس آر کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, تو آرگنائزیشن کی یہ پوری ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے انوائرمنٹ کا خیال کرتے ہیں, انٹرنل انوائرمنٹ کا خیال کرتے ہیں, تو سیملٹینسلی ان کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی دیکھنا ہے, اپنے ارد گرد کے بھی دیکھنا ہے کہ ہماری پروڈکشن کی وجہ سے کن لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اگر پہنچ رہا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں اور فیوچر میں یہ نقصان نہ ہو. بٹ دا انڈسٹری از ڈوئنگ دوس. سیکنڈ جو ہے ایشو جو ہے ان پولوشن کنٹرول کے اندر, بزنس ہیو سین دا انوائرمنٹ ایز این انلمیٹڈ گڈ. اب بزنس کا خیال ہے کہ یہ کوئی انلمیٹڈ چیز ہے, انوائرمنٹ اس کو کچھ نہیں فرق پڑنا, جیسے مرضی کریں اس نے ایسے چلتے جانا ہے. اس کی کیرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ایک حد تک ہے, ایئر ہو یا واٹر ہو یا لینڈ ہو, وہ ایک حد تک پولوشن برداشت کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ جتنی بھی ٹائپ کی پولوشن ہوگی وہ انسانوں کے لیے ہی زہر بنے گا. آپ کیمیکلز کو زیر زمین دبائیں گے تو نیچے سے پانی خراب ہونا شروع ہو جائے گا, زمین کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا, فصلیں نہیں اگیں گی. اگر دھوئیں چھوڑنے شروع کر دیں گے تو ایئر پولوشن کا مسئلہ بن جائے گا. اگر اپنے جو بیچز ہیں ان کی آپ کیئر نہیں کریں گی, سی شورز کی آپ کیئر نہیں کریں گے, تو آپ کا پانی پولیوٹڈ ہونا شروع ہو جائے گا. یو ہیو ٹو فیس دا میوزک ان دیٹ کیس. Pollution problems are not rooted only in business activities. Pollution are also result from the use of consumers make of products and from human waste products. یعنی کہ انڈسٹری, یوز آف دا کنزیومر گڈس اور عام ہیومن ویسٹ جو ہے, کوڑا کرکٹ جو ہے, دیز آر دا میجر سورس آف دا pollution. A primary source of air pollution for example is automobile use. گاڑیاں جو ہیں ایئر پولوشن کا بہت بڑا سبب ہے. اینڈ primary and every human being pollutes. Pollution problems have increased as per population by
मल्टीप्लाइड। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे वेस्ट बढ़ रही है, और जैसे जैसे वेस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे पोल्यूशन का रेट जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, 1850 में 2 बिलियन आबादी थी दुनिया की, 1930 में ये 6 बिलियन हो गई, और 2003 में ये 9 बिलियन से जाके आगे 2050 तक 9 बिलियन की आबादी हो जाएगी। और जितनी आबादी बढ़ेगी उतना वेस्ट बढ़ेगा, उतनी जो है वो रिसोर्सेज की डिप्लीशन बढ़ेगी, उतना वाटर कंटेमिनेटेड बढ़ेगी, लैंड कंटेमिनेशन बढ़ेगी, और इवेंचुअली हम अपने सियारे के ऊपर अगर केयर नहीं करेंगे तो प्योरली प्योरली पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा, जिसकी वजह से इंसानों की ज़िंदगी की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम हो जाएगा। लिहाजा द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन देन हैव अ वैरायटी ऑफ ओरिजिन्स एंड देयर ट्रीटमेंट रिक्वायर्स अ सिमिलर variegated set of solutions. Of course, in what follows, however, concentrates on a single range of problems, ethical issues raised by pollution from commercial and industrial enterprises. जो मेन काज है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है और कमर्शलाइजेशन है और ह्यूमन बिहेवियर्स। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा हमारे ऊपर फर्दर पोल्यूशन के इम्पैक्ट आएंगे और वी विल सफर अ लॉट। सो हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपनी हैबिट्स को बदलना होगा, फूड हैबिट्स को बदलना होगा, अपने लिविंग स्टाइल को बदलना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो है वो अपने इख्तियारात जो है वो कम करने होंगे। देन वी विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ अ प्योर एनवायरनमेंट। एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो है उसके अंदर हम जब रहते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी होती है। अगर हम एक चीज़ को तबाह करेंगे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगी। अगर हम पानी को पोल्यूट करेंगे तो पानी हमें जो है वो बीमारियाँ लगा देगा। अगर हम एयर को पोल्यूट करेंगे तो एयर हमको लगा देगी बीमारियाँ। अगर हम पानी गंदा करेंगे, लैंड ख़राब करेंगे, उसकी वजह से हमें जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम एंड इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट्स, ये सारी आपस में चीज़ें जुड़ी होती हैं। लिहाजा अगर हम इंसान चाहते हैं कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है उसको एंजॉय करें, बीमारियों से बचकर रहें, एयर पोल्यूशन हो चाहे वाटर पोल्यूशन हो या लैंड पोल्यूशन हो, उसके एस्पेक्ट से बचना है तो हमें ज़िम्मेदार शहरी बनना होगा, ज़िम्मेदार ह्यूमन बनना होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाना होगा, और इंसानों को अपनी आदतें जो हैं वो बदलनी पड़ेगी इफ़ यू वांट अ क्लीन एनवायरनमेंट। और इकोलॉजिकल एथिक्स क्या है? द एथिक्स व्यू दैट नॉन ह्यूमन पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट डिजर्व टू बी प्रिजर्व्ड फॉर देयर ओन सेक रिगार्डलेस ऑफ वेदर दिस बेनिफिट्स ह्यूमन बीइंग्स। अब इंसान के अलावा जो दूसरी चीज़ें जो हैं, नॉन ह्यूमन पार्ट्स जो हैं, उनकी केयर करनी चाहिए, उसे उनके एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए ताकि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो है या दुनिया के अंदर जो माशरा है वो बेहतर तौर पे जो है वो नज़र आए और लोग जो है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। This is the second lecture and the second part of the chapter number 5. I hope so guys you will know that the different dimensions of pollution which are included: the air pollution, water pollution, land pollution, and because of the pollution we are facing the different types of depletion of resources, water resources, and materialistic resources. And then we lastly discuss that if we are not going to stop the pollution, we all will be destroyed. The population is increasing. It means that we are also creating further pollution in different forms, because the waste, solid waste, is will be increased in the result of the increase of a fast rate of population growth. Thank you very much. We will discuss the next topic in the coming 21st lecture. Thank you for listening.